नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और सियासत की सतह पर अक्सर जो दिखाई देता है कहानी उससे कहीं आगे की होती है। कहीं सत्ता के गलियारों में रणनीति की शतरंज बिछी है तो कहीं बयान, फैसले और घटनाएं आने वाले सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक समीकरणों की पटकथा लिखते हैं। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसका असर समझने की और आप सबको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। आज बात होगी कि सीएम भगवंत मान के खिलाफ अकाल तख्त का जो सख्त फैसला आया उसके बाद किस तरह से पंजाब में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस फैसले के क्या राजनीतिक मायने होंगे, इसके पीछे क्या कुछ राजनीति छिपी हुई है और कौन इसमें अवसर तलाश रहा है। बात उत्तर प्रदेश की भी होगी जहां अवसर तलाश रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के कुछ राजनीतिक दल और मुस्लिम वोट बैंक पर जबरदस्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। फ्रांस के एवियन शहर में G7 शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भारत और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। नीट यूजी री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा फैसला, टेलीग्राम ऐप पर लगाई 22 जून तक रोक। छात्रों के पक्ष में सरकार का अहम निर्णय, एनटीए ने फैसले का किया स्वागत। भगवंत मान पर सिख पंथ के अपमान के आरोपों पर सामाजिक बहिष्कार की अपील के बाद गरमाई पंजाब की सियासत। हमलावर हुआ विपक्ष, नैतिकता के आधार पर मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। टीएमसी में टूट के बाद असली नकली की जंग, 20 सांसदों का नया मोर्चा। विधानसभा में भी अलग दावा। अब सबकी नजर लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर। और ईरान डील पर अमेरिका और इजराइल आमने सामने। इजराइल को रास नहीं आ रही अमेरिका ईरान की युद्ध रोकने पर सहमति। इजराइल ने कहा वो अमेरिका ईरान समझौते की शर्तों से नहीं बंधा। तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के सियासत की, जहां सीएम भगवंत मान के खिलाफ अकाल तख्त का बड़ा फैसला आया है और उसको लेकर के सियासी घमासान तेज है। जहां आम आदमी पार्टी या ये कहें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है, वहीं विपक्ष उन पर हमलावर है, इस्तीफे की मांग हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ अकाल तख्त ने कड़ा फैसला दिया है। उन्हें गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया है और पंथ यानी सिख समुदाय से कहा गया है कि वे उनसे कोई संबंध न रखें। मुख्यमंत्री मान ने इस आरोप से इनकार किया था और कहा था कि वीडियो एआई से बनाया गया था। सोमवार को यह दावा किया गया कि फोरेंसिक जांच में वीडियो असली पाया गया है। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गडगज ने फैसला लिया और फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने वीडियो के बारे में अकाल तख्त साहिब पर आकर झूठ बोला कि यह वीडियो एआई द्वारा बनाई गई है। अकाल तख्त से यह दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की 2 फोरेंसिक लैब में जांच कराई गई और वीडियो असली पाया गया है। 5 सिंह साहिबानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को गुरु साहिबानों की तस्वीरों की बेअदबी से संबंधित कथित वायरल वीडियो मामले में दोषी पाया और गुरु का दोषी यानी गुरु दोखी और पंथ विरोधी करार देते हुए संगत को आदेश दिया कि खालसा पंथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से कोई संबंध न रखे। अकाल तख्त के इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल पंजाब में मान सरकार के खिलाफ हमलावर है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल सहित अन्य नेताओं ने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से इस्तीफे की मांग की है।
सवाल यह है कि अब तक सीएम मान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को एआई फेक वीडियो बता रहे थे। अब आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उस वीडियो में शराब छिड़कने वाले व्यक्ति मान नहीं कोई और है, यानी अब पैतरा बदल दिया है। और अकाल तख्त ने पंजाब सीएम मान को खालसा विरोधी करार दिया है। क्या कुछ कहा गया है इस स्टेटमेंट पे, आइए आपको सुनाते हैं। संगतां दी भावनावां दी तर्जमानी करदे आ अज दी पंज सिंह साहबान दी कतरता पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह ने गुरु दोखी अते खालसा पंथ विरोधी करार दिंदी है। और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी का क्या कहना है इस पूरे विषय पर, आइए वो भी सुनाते हैं। भगवंत मान तुसीं मानदे हो भी कोई सिख है? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਪਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? और अकाली दल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ AI ਹੈ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ AI ਨਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਆ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ भी मुख्यमंत्री रहने का हक नहीं है। तो आपने देखा अब कि पंजाब की तरफ से तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। अब तरुण चुग बीजेपी नेता वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनाते हैं। कृत्य करना और उनके कृत्य किस तरह पूरे विश्व में बैठे नानक नाम लेवा संगत के दिल को दुखा रहे हैं। ये घटना बहुत दुखद है और अकाल तख्त एक संरक्षण संस्था है और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, आइए सुनाते हैं। ये कौन कह रहा है? अकाल तख्त साहब के जथेदार। हम सब लोग अकाल तख्त साहब को मानते हैं और उनके जथेदार ने कहा है, और बड़ा इल्जाम है, बड़ी बात है, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी समझते हुए, गलती मानते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान क्या कह रहे हैं इस पूरे विषय पर, आइए आपको यह भी सुनाते हैं। क्या कुछ सफाई दी थी उन्होंने, दरअसल ये सुनिए। तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों एक वीडियो के नाल संबंधित मेरे प्रति कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि वो वीडियो जी है वो भगवंत मान दी है, वो वीडियो जी है वो AI नहीं हैगी। मैं इस वीडियो नूं जदों मैनू अकाल तख्त साहब ते बुलाया गया सी, मैं उदों भी ये कह के आया सी कि इहदे विच मैं है ही नहीं। तो एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि इस वीडियो में मैं नहीं हूं, जबकि इस वीडियो की 2 बार फोरेंसिक जांच 2 अलग अलग एजेंसियों से कराई गई है। और इस बात का भी पर अकाल तख्त ने नाराजगी जताई कि यहां पर आकर उन्होंने भगवंत सिंह मान ने ये झूठ बोला और कहा कि AI जनरेटेड है। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जालंधर से जुड़े हुए हैं। गुरमीत, एक तो सबसे पहले बताइए ग्राउंड जीरो पर क्या रिएक्शन है और किस तरह का गुस्सा आप देख पा रहे हैं, अकाल तख्त ही नहीं बल्कि जो पंथ के लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं उनमें, और इसके क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे, कैसे देख रहे हैं उसको?
मुवक्किल, देखिए इस समय मैं अमृतसर में श्री हरमंदर साहब के बाहर मौजूद हूं, हरमंदर साहब कॉम्प्लेक्स में, जहां पर कि कल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर ये बड़ा फैसला आया है। ये सामने आप देख सकते हैं श्री हरमंदर साहिब का द्वार है, मेन गेट है, और यहां पर आज भी संगतें पहुंच रही हैं, और अंदर ही श्री अकाल तख्त साहब, एक और श्री अकाल तख्त साहब हैं, और दूसरी तरफ जो है श्री हरमंदर साहब है, जहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं नतमस्तक होते हैं। इस फैसले का महत्व क्या है या फैसला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले वो दो निशान साहब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये दो निशान साहब मीरी पीरी के सिद्धांत को रेखांकित करते हैं, जो सिक्खी में मीरी पीरी का सिद्धांत है। एक बड़ा निशान साहब है, एक छोटा निशान साहब है। बड़े निशान साहब जो कि भक्ति का प्रतीक है, और जो छोटा निशान साहब है वो शक्ति का प्रतीक है। सिख धर्म में गुरु साहब ने कहा था, राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं, यानी कि धर्म और सियासत एक दूसरे से बहुत बड़े स्तर पर जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस फैसले को एक बड़ा फैसला करार दिया जा रहा है, और खास तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए। अब दरअसल ये पूरा मामला कुछ ऐसे है कि एक जगमंत समरा नाम का शख्स है जो कि कनाडा में रहता है, उसके द्वारा सोशल मीडिया पर अब से कुछ महीने पहले एक वीडियो पंजाब के मुख्यमंत्री की वीडियो बताकर डाली जाती है, कथित तौर पर कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री वीडियो है, और बल्कि कुछ लड़कियों के साथ भी उसके द्वारा क्लेम किया जाता है कि एक वीडियो डाली जाती है। मगर ये जो वीडियो है वो जगमंत समरा के द्वारा डाली जाती है, जिसमें यह दिखाया जाता है, उसकी ओर से यह क्लेम किया जाता है कि इसे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और वो देखिए शराब पी रहे हैं, और शराब पीते हुए सिख गुरुओं के ऊपर शराब की छींटे डाल रहे हैं। अब ये जब मामला निकलकर सामने आता है तो उसका सू मोटो श्री अकाल तख्त साहिब, जो कि सिखों की सुप्रीम बॉडी है, उसके द्वारा लिया जाता है। उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को यहां पर अपना पक्ष रखने के लिए 15 जनवरी के दिन बुलाया जाता है, और 15 जनवरी इसी साल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी अमृतसर में GNDU में आना था, तो उस दिन मुख्यमंत्री वहां पर ना जाकर यहां पर जो है वो सेक्रेटेरिएट में अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद CM ने सीधे तौर पर यह कहा था कि ये वीडियो AI जनरेटेड है, इसमें जो कुछ दिखाया गया है वो पूरी तरह से गलत है, AI से जनरेट किया गया है। उसके बाद 27 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहब के द्वारा पंजाब सरकार को एक लेटर लिखा जाता है, और उस लेटर में कहा जाता है कि अगर कोई फोरेंसिक लैब है आपकी तो वो बता दीजिए, नहीं तो हम अपने स्तर पर जांच करवाएंगे। पंजाब सरकार की ओर से, जैसा कि श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जत्थेदार सिंह साहिब यानी कुलदीप सिंह गड़गच के द्वारा दावा किया गया कि उनके ओर से जब पूछा गया तो पंजाब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 2 फोरेंसिक लैब्स जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनके पास ये वीडियो भेजा गया, जिसमें सीधे तौर पर यह रेखांकित किया गया है रिपोर्ट में कि ना तो ये AI जनरेटेड है, ना ही ये बिल्कुल फर्जी है, और ना ही इस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। अब देखिए, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 जनवरी को यह दावा कर रहे थे कि वीडियो AI जनरेटेड है, कल जब श्री अकाल तख्त साहिब का यह फैसला आया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू या सरकार का जो पक्ष है वो ये है कि मान भी लिया जाए कि वीडियो असली है, तो इसमें यह कैसे साबित होता है कि इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। तो अब जो है पक्ष AI जनरेटेड से बदलकर अब यह हो गया है कि इसमें जो वीडियो में व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री हैं या नहीं है, यह बिल्कुल सीधे तौर पर साफ नहीं है। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर और भी कुछ विवाद जो है निकलकर पीछे पास्ट में निकलकर सामने आते रहे हैं। गोलक का विवाद, उन्होंने गुरु साहिब की गोलक को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर स्यू मोटो जो है अकाल तख्त साहिब के द्वारा लिया गया था। इसके साथ ही एक अभी बेअदबी कानून जो है चुनाव से पहले पंजाब सरकार लेकर आई थी, यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगर कोई व्यक्ति बेअदबी करता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी उस कानून के तहत। और इसको लेकर भी श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा पंजाब विधानसभा के स्पीकर को 8 मई को तलब किया गया था। 11 मई को पंजाब के स्पीकर को एक लेटर लिखा गया था कि इसको लेकर भी कार्रवाई की जाए कि जो सिख संस्थाएं हैं, जो SGPC है, जो और सिख संस्थाएं हैं, उनको ये कानून बनाते हुए उसमें इस प्रोसेस में शामिल क्यों नहीं किया गया। इसमें 2-3 ऑब्जेक्शंस थे, खासतौर पर एक ऑब्जेक्शन था कस्टोडियन को लेकर, दूसरा ऑब्जेक्शन था SGPC की ओर से कोई पब्लिकेशन जारी किया जाना था, कुछ उसको लेकर एक क्लॉज इसमें ऐड किया गया था। इसके साथ ही कुछ और ऑब्जेक्शंस थे जिसे लेकर पंजाब सरकार की ओर से सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब इसमें एक पक्ष मुख्यमंत्री वाला है, एक पक्ष है पंजाब सरकार वाला। अब जो ये कानून है, कानून के मामले में अब श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा 29 जून को पूरी पंजाब की कैबिनेट
इसके साथ ही पंजाब विधानसभा के सारे सिख एमएलएस को यहां पर तलब किया गया है श्री अकाल तख्त साहिब में। वहीं जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उन्हें सिख पंथ विरोधी करार दिया गया है। सिख पंथ विरोधी करार देना यानी सीधे सीधे आप ये मानिए कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पंथ से अलग कर देना कि ये व्यक्ति सिख पंथ के अगेंस्ट काम कर रहा है। एक बात मैं समझना चाहूंगा इस फैसले की जी गुरमीत, एक बात मैं समझना चाहूंगा, आप अपनी बात आगे जारी रखिएगा, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या ये इस फैसले की माफी भी होती है, जैसे अन्य नेताओं की भी अभी हमने सुनी थी या इसके पहले भी सुनते रहे कि पंथ उनको किसी तरह की सर्विस दे करके या उनको किसी तरह की सजा दे करके माफी प्रदान करता है। ये क्या पहला स्टेज है या ये एक सीवियर ऑफेंस है जिसको अकाल तख्त ने परसीव किया है? देखिए, ऐसा जो मामला है जो मुख्यमंत्री को लेकर, इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सुरजीत सिंह बरनाला जी, उनके खिलाफ भी एक मामला निकलकर सामने आया, तो वो भी यहां पर अकाल तख्त साहिब पर पेश हुए थे। महाराजा रंजीत सिंह की जब बात की जाती है, जो कि महाराजा रहे पंजाब के और दुनिया भर में सिख पंथ में उनका नाम है, वो भी अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए। इस मामले में भी दरअसल ये होता है कि अकाल तख्त साहिब के द्वारा उन्हें सिख पंथ का विरोधी करार दिया गया, तो ऐसे में पक्ष तो ये बनता है कि मुख्यमंत्री को श्री अकाल तख्त साहिब के सामने एक बार फिर से पेश होना चाहिए। दरअसल इसमें एक टेक्निकल जो है वो एक प्रॉब्लम ये है कि जो अकाल तख्त साहिब हैं उनका जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो सिख है, जो पूर्ण सिख है, वही श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हो सकता है, वही अपना पक्ष रख सकता है। मगर यहां पर जो भगवंत मान का यदि देखें तो वो पूर्ण सिख नहीं है श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा के हिसाब से। उन्हें पतित सिख की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि वो पूर्ण दाढ़ी नहीं रखते हैं, पूर्ण केश नहीं रखते हैं, ऐसा दावा किया गया है। तो ऐसे में वो श्री अकाल तख्त साहिब के सामने तो पेश नहीं हो सकते, मगर ये जरूर वो ऑफर कर सकते हैं कि मैं अकाल तख्त साहब के सामने पेश होना चाहता हूं या सिंह साहब के सामने पेश होना चाहता हूं। तो उसके लिए एक जो है टेक्निकल सा क्राइटेरिया ढूंढ लिया जाता है कि उन्हें सेक्रेटेरिएट में बुला लिया जाए। यहां पर सचिवालय भी स्थापित किया गया है ऐसे मामलों के लिए। तो अब फिलहाल जो डायमेंशन वो ये देखने को मिल रहा है कि यदि मुख्यमंत्री यहां पर ये ऑफर करते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री को ऑफर करना चाहिए था, मगर ऑफर करने के बजाय आज उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे बदनाम करने के लिए राजनीति की जा रही है और उसी राजनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, उनका बयान ये है। तो यहां पर एक चीज तो देखने को मिल रही है कि शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश ना हो, मगर इस फैसले का डायमेंशन एक बहुत बड़ा यहां पर इंपॉर्टेंट है समझना। वो ये है कि साल 2015 में पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले सामने आए थे। उस समय शिरोमणि अकाली दल की सरकार हुआ करती, सुखबीर सिंह बादल जो है उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस जो घटना हुई थी, उस घटना का रेपरकशन इतना ज्यादा था कि आज तक जो डेंट है शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में जो डेंट मिला है पॉलिटिक्स में, वोट बैंक में, वो आज तक उसकी भरपाई नहीं हो सकी है। या डेरा सिरसा मुखी को श्री अकाल तख्त साहब के द्वारा माफी देने के मामले में जो डेंट है जो शिरोमणि अकाली दल को लगा, उसको आज तक जो है उस डेंट की भरपाई पूरे तौर पर शिरोमणि अकाली दल नहीं कर पाया है। अब ऐसे में यहां पर देखिए, इसका एक तो विधानसभा चुनाव पंजाब में नजदीक है, दूसरा सीधे तौर पर पंजाब में कई जिले तो ऐसे और खास तौर पर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर सिख वोट बैंक भी अधिक है और वहां पर गुरु को मानने वाली संगत बहुत अधिक है। तो ऐसे में श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा जो फैसला दिया गया है उस फैसले की पूरी पालना होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब सिख धर्म में सियासत और धर्म दोनों की बराबर महत्ता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर ये फैसला है तो इसका पॉलिटिकल जो है बिल्कुल सब पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत ज्यादा है और दरअसल तब्दील हो सकता है। जी, दरअसल पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत ज्यादा है और इसी वजह से शायद घबराहट भी भगवंत मान के अंदर है। और यही वजह है कि जिसको सीधे तौर पर कहा जाए कि वो एक के बाद एक, जिसको कहना चाहिए कि या तो झूठ बोल रहे हैं या बहाने बनाते हैं या कुछ ना कुछ वो एक एस्केप का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए गुरमीत। तो कहा भी गया है कि रहीमन तेनर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो अब क्या ठौर मिलेगी भगवंत मान को, ये देखने की बात होगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सियासत क्या करवट ले रही है। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी।
पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत का, जहां मुस्लिम वोटों पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। 2027 का ट्रेलर शुरू हो गया है, असली लड़ाई अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई अभी दूर है दरअसल, लेकिन सियासी घमासान उससे कहीं तेज हो चुका है। बहराइच के मटेरा से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और ओवैसी ने इंडिया गठबंधन की बिसात पर नई चाल चली है और सीधा दांव मुस्लिम वोटों को लेकर खेल दिया है। ओवैसी का संदेश साफ है, अब मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी भी मांगेगा। और यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यूपी की मुस्लिम राजनीति में एक नए ध्रुवीकरण की दस्तक है। ओवैसी खुलकर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेतृत्व को सीमित रखा है। उनका आरोप है कि आजम खान के बाद किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को उभरने नहीं दिया गया और ऐसे में AIMIM खुद को मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नई आवाज के रूप में पेश कर रही है। ओवैसी को मौसमी नेता बताकर अखिलेश यादव भले ही खतरे को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि अगर मुस्लिम वोटों में मामूली सेंध भी लग गई तो PDA की पूरी सामाजिक इंजीनियरिंग पर बड़ा असर पड़ सकता है। मामूली सेंध से बड़ा असर। मुस्लिम वोटों की लड़ाई के बीच सपा की मुश्किल बढ़ाने वाला बयान उनकी ही पार्टी के सांसद जावेद अली ने दे दिया है। जावेद अली ने बीजेपी को बुरा बताते बताते बहुसंख्यक हिंदू समाज को ही जहरीला बता दिया। सपा सांसद जावेद अली के हिंदू समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान ने विपक्ष को असहज कर दिया है। भाजपा इसे सपा की तुष्टीकरण की राजनीति का बड़ा सबूत बता रही है। एक तरफ ओवैसी बाहर से चुनौती दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भीतर से दबाव बना रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का 2 टूक संदेश आया है कि भीख नहीं, सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए। यानी 2027 से पहले सीटों का गणित ही गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा बनता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने सहयोगियों को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दी थी, लेकिन कांग्रेस ने उसी तीर को पलटकर छोड़ दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का जवाब आया है कि कांग्रेस ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, अब दूसरों की बारी है, यानी कि अब अखिलेश यादव की बारी है। और इससे साफ है कि सीटों की सौदेबाजी अभी लंबी चलने वाली है। कांग्रेस की यात्राएं और जनसंपर्क अभियान सिर्फ संगठनात्मक कवायद भर नहीं है, संदेश ये भी है कि पार्टी अब सिर्फ सपा की जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने दम पर राजनीतिक जमीन भी तलाश रही है। और यही वजह है कि सीटों की मांग अब पहले से भी कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई है। जहां विपक्ष सीटों, हिस्सेदारी और वोट बैंक की राजनीति में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं बीजेपी सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, कल्याणकारी योजनाएं भाजपा के चुनावी नैरेटिव की धुरी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल 3 मोर्चे खुलते हुए दिख रहे हैं। एक, सपा कांग्रेस के बीच सीटों का संघर्ष, दूसरा मुस्लिम वोटों पर ओवैसी की सेंधमारी और तीसरा भाजपा का विकास बनाम विपक्ष का सामाजिक समीकरण। फिलहाल यूपी की सियासत में दोस्ती से ज्यादा चर्चा हिस्सेदारी और नेतृत्व की हो रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि वोट बैंक के वर्चस्व का भी है। जैसा कि हमने कहा कि विकास की बात कर रही है योगी सरकार। सीएम योगी
माफियाओं और जमीन कब्जाने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए, तो मैंने कहा ये क्या है। मैं सोचा कि हो सकता है कि अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे, तो मैंने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी पीडीए और अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ और जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो पीडीए और गठबंधन के साथ चुनाव तो लड़ रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन उनके ही नेता किस तरह से दिक्कत में डाल रहे हैं विपक्ष को और समाजवादी पार्टी को। जावेद अली जो उनके सांसद हैं, वो किस तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं को जहरीला बता रहे हैं, आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना है कि सीट शेयरिंग के बारे में बैठक करके बात की जाएगी। देखिए, मुझे मांगना और देना ये दोनों समझ में नहीं आता। कोई मांगेगा क्यों और कोई देगा क्यों। तो होता है तो टेबल पर बैठ करके तय किया जाता है कि हमको क्या करना है। इन शब्दों के ऊपर मुझे एतराज है। आज के माहौल के अंदर, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो जिस तरीके से लड़ाई राहुल जी लड़ने का काम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बंगाल के बाद अब सोचने का समय नहीं है, अब एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने का समय है। तो राजनीतिक शब्दावली से ऐतराज जरूर हो सकता है, लेकिन बड़ा पार्टनर देता है और छोटा पार्टनर सीटें मांगता है। ये हमेशा से सियासत में होता रहा है। अब अगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कोई देगा क्यों और हम लेंगे क्यों, तो यानी हिस्सेदारी बराबर की मांग रहे हैं। और शायद यही जो हिडन एजेंडा जिसकी बात हम कह रहे हैं कि खबरों के पीछे की खबर हम आपको बताएंगे, वो ये इन बाइट से समझने की कोशिश करिएगा। अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अब मुस्लिम समुदाय दरी नहीं बिछाएगा, मुस्लिम समुदाय हिस्सेदारी चाहिए उसको। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी हमारे। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर निखिल खत्री जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे रिपोर्टर विकास सिंह इस वक्त हमारे वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ से, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास के पास जाएंगे। विकास, किस तरह से आप देख पा रहे हैं जो ये पूरी सियासत है, खासतौर पर मुस्लिम वोटों की को लेकर के घमासान मचा हुआ है, किस तरह से इसको देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जब आप राजनीतिक दलों के बीच में जा रहे हैं, उनके रिएक्शंस? और दूसरी बात ये कि ये जो जहरीले बोल हो जाते हैं बीच में, ये कितनी मुश्किल में डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी को या जो विपक्षी दल हैं उनको? आप मुझसे पूछ रहे निखिल जी? नहीं, मैं विकास सिंह हमारे संवाददाता है, मैं सीधे पहले ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा हूं उनसे, वो बताएंगे जी। विकास, आप हमें सुन पा रहे?
चलिए विकास के पास हम चलेंगे थोड़ी देर में। विकास तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा नेटवर्क पे दिक्कत है। लेकिन मैं विनोद जी के पास आऊँगा। विनोद जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी खबर को कि जब मुस्लिम वोटों को लेकर घमासान एक तरह से छिड़ रहा है। अखिलेश यादव भले ही ये कह रहे हैं कि मौसमी नेता हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। निखिल, अभी तक के जो बयान आपके सामने में है वो सीधे सीधे ये दिखा रहा है, ये बंगाल का इलेक्शन का ये पोस्ट आप कह सकते हैं कि आफ्टर मैथ है। कि आप सीधे देखिए कि ये पूरे नेताओं, जो भी जज पार्टी के नेता हों बीजेपी को छोड़ के, ये सारे पार्टियों नेताओं की जब अगर कवायद देखते हैं तो उनके पीछे बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट है। अब उन्होंने इस बात को मान लिया है इस तरीके से कि बीजेपी के जो चुनाव स्ट्रेटेजी है जी, उस स्ट्रेटेजी को आप इस साधारण तरीके से चुनाव में गणित पीडीए कह के और कुछ सामाजिक समीकरण बना के नहीं ध्वस्त कर सकते हैं जी, क्योंकि ये बीजेपी की जो बंगाल की जीत है वो इतना अनबेलेबल है कि शायद ही कोई राजनीतिक पंडित ने अभी तक की कोई भविष्यवाणी की होगी कि बीजेपी इतने बम्पर वोटों से और इतने बम्पर सीट लेके आई होगी जी। तो ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है और ये रणनीति है, और इसके बाद उसके कार्यकर्ताओं का और उसका जो लगन और उसकी मेहनत है, तो आप उसको देखिए कि वही सीधा सीधा वो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है यूपी के इलेक्शन में। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अभी शुरुआत की है पिचिंग जी, तो इलेक्शन के पिचिंग में वो जहां भी बोल रहे हैं, अभी आपने जो माफिया का एक बाइट सुनाया था, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये हमारा प्रिय विषय है जी, और यही बात लोगों को यूपी में दिल से उतरता है, दिल में सीधा जी, कि अगर योगी राज ने भय मुक्त करने के लिए माफिया का और जमीन कब्जा का जी, इससे लोगों को आश्वस्त किया गया कि अगर तुम्हारे की अपनी जमीन है तो कोई कब्जा नहीं कर सकता, और इसको इंश्योर किया। तो ये जो बाबा योगी का जो बुलडोजर है, जिसकी बात वो कह रहे थे कि अगले दिन हमने बुलडोजर भेज दिया जी, तो ये जो इकबाल सत्ता की है यही यूपी में मिसिंग थी जी। तो आज अगर ये सत्ता की मिसिंग जो इकबाल थी उसको लेके अगर योगी आदित्यनाथ एकदम फ्रंट पे हैं और बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी है और पूरे इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से एक वोट बैंक को लेके जिस तरह के आप देख रहे हैं घमासान मचा है, तो वो सिर्फ खेल है अपनी अपनी हिस्सेदारी। तो आप 4 महीने जब तक अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए बात करेंगे तब तक बीजेपी इस रणनीति में काफी आगे बढ़ चुकी होगी, ये बात पक्की मान लीजिए। ठीक है। निखिल खत्री जी, सत्ता का इकबाल मिसिंग है ऐसा कहना है विनोद मिश्रा का, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि दरअसल सारी ये जो होड़ है ये मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के है और यही वजह है कि उसमें हिस्सेदारी अब ओवैसी भी मांगने लगे हैं, कांग्रेस भी अपना आंखें तरे रही है क्योंकि उसको मालूम है कि सपा की ये मजबूरी है कि वो कांग्रेस को साथ लेकर जाएंगे ही क्योंकि मुस्लिम वोटों को एक रखना है। सबसे पहले निखिल जी, अभी साथी पैनलिस्ट बात बोल रहे थे अपराध मुक्त की, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो मैं इनकी बात पूरी कर दूं। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं, उत्तर प्रदेश इस समय अपराध फुल है। हर समय हम देखते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर कटिंग में भी, हर सोशल मीडिया के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश में कितना अपराध चल रहा है, कोई अपराध पर लगाम नहीं है। और ये सरकार तो माफियाओं की सरकार है, जो माफिया योगी जी के पैर पकड़ेगा वो बच जाएगा, जो माफिया योगी जी को आंखें दिखाएगा वो मारा जाएगा। ये इस समय सरकार का उद्देश्य चल रहा है। और हम तो फेक एनकाउंटर्स पर ही, हम तो पुलिस वालों पर कुछ बात करने चाहेंगे का टॉपिक ये है। और दूसरी बात, अगर आप निखिल जी अगर आप ओबीसी जी की बात करें तो ओबीसी जी का सम्मान हम भी करते हैं। 1927 से जो पार्टी बनी है, लगभग 98 साल इस पार्टी को हो गए हैं। इस पार्टी ने कई चुनाव लड़े, पहले आंध्र प्रदेश में लड़े, फिर तेलंगाना में लड़े। और तेलंगाना में जो इस समय जो इनकी संख्या वाले 119 जहां पर संख्या है तेलंगाना विधानसभा की, इनके अभी मात्र 7 विधायक हैं और 7 विधायक से आज तक ये कभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब कोई ये बोलेगा कि भैया जो मुस्लिम समाज की सीटें हैं उन पर ओवैसी साहब अपना मुरूद जमाए हुए हैं, तो भैया तेलंगाना में मुस्लिम समाज की सीटें भी कम से कम 20 हैं, कम से कम 20 है। तो ये तो कम से कम 50% भी सीटों पर नहीं है। तो बात इस पर होनी चाहिए, आदमी को पहले अपने घर से मजबूत होना चाहिए और फिर आदमी को गली मोहल्ले शहर में जाना चाहिए। ओबीसी साहब की तो हम बात नहीं समझ पा रहे हैं। जो 17 में चुनाव लड़े 38 सीटें लेकर आए, फिर 22 में लड़े 96 सीट लेकर आए। हालांकि
कोई उनको कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे इनका लोकसभा का हाल है, कहीं एक सांसद है तो कहीं इनके 2 सांसद है। वैसे तो बात अगर इस पर करी जाए तो ओवैसी साहब पहले अपने तेलंगाना में जो उनके जिनके लिए वो बातें करते हैं या जिनके लिए बातें करना चाहते हैं अल्पसंख्यक मुसलमान समाज की, तो कम से कम उनकी तो बातें सुने। ठीक है, अपने दर्शकों को एक खबर फिलहाल जो बेहद महत्वपूर्ण है वो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंच चुके हैं। G7 समिट के आयोजन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत G7 के सेक्रेटरी जनरल ज्यां पेरे एज़्वाजदियोरिन ने किया। समिट के दौरान पीएम मोदी G7 नेताओं के साथ साथ आमंत्रित सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं और G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन पहुंचे हैं। G7 समिट के आयोजन स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया और इस स्वागत में सेक्रेटरी जनरल जो G7 के सेक्रेटरी जनरल हैं जनरल ज्यां पेरे एज़्वाजदियोरिन, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का। और ये समिट बेहद महत्वपूर्ण है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी G7 नेताओं के साथ साथ आमंत्रित सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी और सभी की निगाहें इस G7 की बैठक पर पहुंची हैं। अब तक भारत ने 13 G7 की बैठकों में शिरकत की है, जिसमें 7वीं बार प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इस बैठक में शिरकत करने के लिए लगातार। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक भी और प्रधानमंत्री का इसमें सम्मिलित होना भी। भारत का पक्ष भी रखेंगे, जो यहाँ पर आमंत्रित देश हैं, जो सहयोगी देश हैं, उनके साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। और आज के समय में जब दुनिया में कई हिस्से युद्धग्रस्त हैं और युद्ध की चुनौती से जूझ रहे हैं, युद्ध विराम घोषित होते हैं लेकिन कई बार लागू नहीं हो पाते हैं, और ऐसे समय में किस तरह से विश्व को एक बेहतर जगह बनाया जाए रहने के लिए, किस तरह से शांति कायम रखी जाए, क्या कुछ उपाय हो सकता है पूरी दुनिया की तरक्की का और मानवता को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए दुनिया के जो शीर्ष नेता है तमाम देशों के G7 समूह के साथ साथ उसमें आमंत्रित देशों के नेता भी हैं, वो सब मिल बैठेंगे, बात करेंगे और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त G7 समिट में भाग लेने के लिए फ्रांस के एवियन शहर पहुंच चुके हैं। G7 समिट के आयोजन स्थल पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और इस स्वागत समारोह में G7 के सेक्रेटरी जनरल ज्यां पेरे एज़्वाजदियोरिन शामिल रहे। समिट के दौरान पीएम मोदी G7 नेताओं के साथ साथ आमंत्रित सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद अनिरुद्ध पे चले जाना, इसके बाद अनिरुद्ध पे सीधे चले जाना। तो बेहद महत्वपूर्ण और सशक्त तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इसके साथ ही हम एक बार वापस अपनी चर्चा पर लौटेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत पर चर्चा हो रही थी, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और मेरी बात पूरी हो जाए निखिल जी। चलिए अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास जी। और ज्यादा सर जो आपने बात कही निखिल जी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिक्कत आपको कांग्रेस भी दे रही है। अब आपको कितनी सीटें देनी है वो आंखें तरे रहे हैं, आप उसको भले ही ना माने लेकिन दुनिया इसको देख रही है। नहीं, जब से ओवैसी साहब जब से बहराइच में आई है, पता लगा है निखिल जी उनकी पार्टी का ही बंटवारा हो गया है। बताइए, लोग पूछ रहे भाई असीम वकार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आमीम के, जो
वोट नंबर 2 पर पार्टी माना जाता है उनको, वही गायब थे और वही उनकी तलखियां बढ़ रही। तो कम से कम अपनी पार्टी देखकर बात कांग्रेस की है, हमारा गठबंधन तो हो जाएगा और जो भी एक समाजवाद की लड़ाई लड़ना चाहता है, जो भी एक न्याय का प्रतीक समाज में लाना चाहता है, वो गठबंधन में आएगा। पर तो हो सकता है वो भाई अपनी शक्ति इसलिए भी दिखा रहे हो कि वो आपके गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो पावर तो इसलिए दिखा रहे हो कि आपके गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हो। माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ा दिल मैं समझ नहीं पाता हूं कि किसी भी राजनेता का नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें पीछे चुनाव में जब कांग्रेस गठबंधन तो माननीय अखिलेश यादव ने दी, अपने से ज्यादा सीट बहन जी को दी थी लोकसभा चुनाव में, तो सबसे बड़ा दिल तो माननीय अखिलेश यादव जी का है। पर कम से कम जो ठगबंधन वाले जो दूसरी साइड वाले हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। बताओ, डॉक्टर संजय निषाद जी सरकार की सरेआम आलोचना कर रहे हैं, राजभर जी आलोचना कर रहे हैं, जयंत चौधरी आलोचना करते थे। ये सब आपके साथी थे कभी, लेकिन ये सब भी तो आपके साथी थे सर कभी, तो इसलिए तो बात तो वही होगी, तो बात तो बिल्कुल वही है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में किस मुंह से जा रहे बताइए? जो कार्यकर्ताओं के बारे में बीजेपी वाले क्या बोलता था उनको बताइए मंत्री बना दिया, जो सरकार के बोल रहे तुम फेक एनकाउंटर कर रहे बताइए, उन पर भारतीय जनता पार्टी भी चुप है। तो निखिल जी बातें उनकी छोड़ दीजिए और बातें अगर हमारे गठबंधन की है तो जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम जो अमीम को बोलते हैं ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं। क्योंकि जब भी ओवैसी साहब जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो साफ तौर पर वो मुस्लिम समाज की वोटे की बात करते हैं, तो किनकी वोट काटेंगे ये सभी जनता समझती है। ठीक है, जनता इस समय इतनी जागरूक हो चुकी है और जनता बिल्कुल इनको उत्तर देगी। और ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है निखिल जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए भाई, ये कह रहे हैं कि जनता आपको समझ चुकी है और इलेक्शन आएगा तो जवाब देगी। ये सारी चीजें मुस्लिम वोट बैंक जो है उसका वोट काटने के लिए ये सारी चीजें तैयारी की जा रही है ओवैसी जी की तरफ से। निखिल जी, सबसे पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी बनते हैं तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे गुड गवर्नेंस हो, वो प्रगति के पथ पर पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हुआ करती थी 2000 गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक यहाँ की पुलिस जो है केवल भैंस ढूंढा करती थी, उससे मजबूर होकर यही काम कराया जाता था। आज माफियाओं की स्थिति क्या हो गई, सारी चीजों की स्थिति आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से सुधर गए, इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात होती है कि इनके साथ में 3 लोग हैं, एक तो जूनियर जिन्ना है ओवैसी, दूसरे हैं नमाजवादी पार्टी वाले, अभी वो हिंदुओं को जहरीला बता रहे हैं, तमाम गालियां दे रहे हैं। गलत नहीं बोलेंगे ये, यहाँ पर गलत नहीं बोलेंगे निखिल जी, गलत नहीं बोलेंगे वो औरत बोलेंगे। एक मिनट निखिल जी, निखिल जी अपनी बात उनको पूरी करने दीजिए। निखिल जी एक गलत बात है, निखिल जी एक गलत बात है, निखिल जी गलत बात है। एक मिनट अनिरुद्ध जी आप शांत हो जाइए, अनिरुद्ध जी आप शांत हो जाइए, अनिरुद्ध जी आप शांत हो जाइए, अनिरुद्ध जी आप शांत हो जाइए। निखिल जी देखिए गलत बात है ये, आप फिंगर रेस करिए, सुनिए तो। अरे वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में नहीं बोला है, इसलिए आप अपनी बारी का इंतजार करिए। सर वो गलत बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं वो आप बताइएगा। कुछ बोले हम इनकी बिल्कुल ऐसी भाषा हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। कौन अगर वो गलत बोल रहे हैं तो जो भी बोल रहे हैं आप उनका जवाब दीजिएगा। अनिरुद्ध जी जल्दी से कंप्लीट करिए और अपनी भाषा अगर उनको गलत लग रही, देखिए भाई भाषा ठीक रखिएगा सभी लोग जल्दी निपटा रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी निपटा रही, वैसे इस डिबेट में निपटाते चले जा रहा हूँ, विद इन सेकंड निपट जाएंगे। इनकी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको 400 पार कर दिया है, 400 पार हो गए ना, 400 पार हो गए ना, 400 पार जनता ने कर दिया ना, तो आपका सारा अहंकार जनता ने चकनाचूर किया। और अपनी मर्यादा में बात कीजिए, सबसे ज्यादा जुमलेबाज है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आप है। तो कहते हैं हम साथ साथ नहीं है, राज्य के चुनाव में आएंगे हम आपके कौन है, दिल्ली पहुंचे कहेंगे हम साथ साथ हैं। इनका रिलेशन जो है तो आपके साथ ही है, ये तो आपके साथ ही है। अभी आप देखिए कोई भीख मांग रहा है, कोई कह रहा है हम दरी नहीं बिछा रहे हैं, कोई कह रहा है हिंदुओं को जहरीला बता रहा है। तो इन तीनों लोगों का कुनबा देख लीजिए कि भानुमती कुनबा इनका बिखर गया है, मतलब सूज में कपास जुलाहे में लट्ठे में लट्ठा, ये स्थिति इनकी हो चुकी है। इनको विपक्ष की आने वाली सीटें इतनी मिलने हैं कि ये विपक्ष में विपक्ष के नेता बनने की हालत में नहीं रह जाएंगे। ऐसे हिंदुओं को गाली देते रहे, जहरीला बोलते रहे लोग। मुलायम सिंह यादव भी यही बोलते थे कि अगर जरूरत पड़ जाती थी हम कितने लोगों को हम गोली से मारे भाई। कितना झूठ बोलेंगे आप, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता व्हाट्सएप से सोर्स में निकल कर लाते हैं। ठीक है सर, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए सर, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। निखिल जी आप बीच बीच में लगातार उनको बोलते रहे, मैं विकास आपके पास आऊंगा। नहीं, अगर आप बीच में अगर आप शांत रहते नहीं, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया सर,
जब आपसे मैंने कहा कि आप शांत रहिए, आप बिल्कुल चुप नहीं हुए। तो ये पॉलिसी नहीं चलेगी कि आप अपना बोल लें, सारे लोग शांत होकर सुने, उसके बाद जब दूसरे के बोलने की बारी आए आप लगातार उसके ऊपर रनिंग कमेंट्री करते रहें ताकि दर्शकों को सुनाई ना पड़े क्या कुछ कह रहे हैं। तो सर ये स्ट्रैटेजी अब इस तरह से नहीं चलेगी कि मैं फिर आपको अलग से समय दूं और सारे लोग शांत होकर सुनते रहें। तो इसलिए आई एम सो सॉरी, आप अभी अपनी बारी का वेट करिए। मैं विकास सिंह के पास जाऊंगा। विकास, सबसे पहले मैं ये भी समझना चाहूँगा कि ये जो चाहे वो जहरीले बोल हिंदुओं को, बहुसंख्यक लोगों को जहरीला बताने की बात हो, या फिर ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो ये सियासत है और ख़ासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के जो संघर्ष है, किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में ये संदेश है, क्या कुछ इसको आप ऑन ग्राउंड देख पा रहे हैं? नेताओं के बीच में बाइट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या वैसे भी आप लोगों की बातचीत होती है, जाते हैं, कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश के राजनीति के रण में जो सामाजिक समीकरण होता है निखिल, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जिस मटेरा सीट पर ओवैसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहां पर 40% मुस्लिम मतदाता है। और ऐसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम से लेकर अवध तक 30% से ज़्यादा मतदाता, मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट पर अगर ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो ये सबसे बड़ा झटका होगा समाजवादी पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी अपना पूरा अधिकार मानती है, और अगर चुनाव में जा रहे हैं और ऐसी जगहों पर अगर मात्र 1 से 2% भी वोट कट गया तो विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने वाराणसी में, पूर्वांचल में एक पंचकोसी यात्रा निकाली थी, और लगातार वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से हटकर एक सनातन का भी चोला पहनने को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ एक दबाव भी रखते हैं कि एक सम्मानजनक सीट उनको चाहिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। वो थोड़े में समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ जो ओवैसी ने कहा कि दरी बिछाने वाली बात, वो दरी बिछाने वाली बात विपक्ष से कहा कि 1-2 सीटों पे हम संतुष्ट नहीं होंगे। अगर इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं तो बंगाल देख लें, वहां पर क्या हाल हुआ था आपका। यहां पे अगर हम थोड़ा भी लड़ गए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। वो भी बार्गेन कर रहे हैं, वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि अगर 2 से 3% भी अगर वोट ले लिया तो पूरा समीकरण ध्वस्त। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की अपनी लड़ाई है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार जाति और सामाजिक समीकरण साधने के लिए अखिलेश यादव हमेशा पीडीए की बात करते हैं, और आज ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाई है। आगे चलकर जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने के लिए भी उनके बड़े कार्यक्रम है। वो भी चाहते हैं कि निश्चित एक वोट बैंक से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, पूरे समाज का वोट चाहिए आपको, हर जाति वर्ग का वोट चाहिए। सभी लोग, ऐसे में राजनीति बहुत बदलती हुई उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है। जी बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है, और ये देखिए जब तक चुनाव आएंगे तब तक कितनी बदलती है। और सबसे बड़ी बात यह है विकास कि सभी लोग सबका वोट चाहते हैं, सब चाहते हैं जनता हमको वोट दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस राजनीति के प्रहसन में जो सबसे समझदार है, मैं समझता हूं कि वो जनता है। उसको रिझाने की, बताने की कोशिश की जा रही है। जनता क्या देखती है, कैसे समझती है, ये वक्त की बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, निखिल जी आपका, और अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक पार्टियों में टूट फूट, तो कई पार्टियों में हलकान है जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं कि आखिर पार्टी हमारी बचेगी या जो बागी गुट के लोग हैं वो उसको अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पार्टी TMC पूरी तरह से बिखरने के कगार पर दिखाई दे रही है। एक और बागी सांसद और विधायक अपने समूह को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं TMC खुद को असली पार्टी बताते हुए इस टूट को असंवैधानिक करार दे रही है। TMC के कई बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बागी गुट के नेताओं ने
एनसीपीआई के साथ अपनी टीएमसी के विलय की घोषणा भी की है। उधर अभिषेक बनर्जी ने भी टीएमसी पर अपने दावे को लेकर अपना पक्ष रखने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय ने अभिषेक बनर्जी को आज मिलने का समय दिया है ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। टीएमसी में टूट फूट की खबरों के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी बगावत की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ सांसद पार्टी से अलग होकर खुद को असली शिवसेना बताने वाले शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस खबर ने उद्धव ठाकरे की राजनीतिक चुनौतियों को एक बार फिर से बड़ा कर दिया है और बढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिन्हें जाना है वे चले जाएं, उनकी ओर से किसी पर कोई दबाव नहीं है। टीएमसी से अलग समूह बनाकर खुद को असली टीएमसी बताने वाले नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने एक बार फिर दावा किया है कि उनके साथ 65 विधायक मौजूद हैं। कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम कोलकाता नगर निगम की बैठक में शामिल होने के बाद विधानसभा पहुंचे थे। उनके साथ बागी गुट के संदीपन साहा भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीपन साहा के साथ फिरहाद हकीम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के कक्ष में गए। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि आज एक और विधायक ने उनके समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं। अब उनकी संख्या 65 हो गई है। इस संबंध में स्पीकर को भी पत्र सौंप दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि यह चुनौती सीधे उन राजनीतिक दलों के नेतृत्व को मिली है जिनके कई जनप्रतिनिधि सत्ता में रहते हुए पार्टी के प्रति पूरी तरह वफादार दिखाई देते हैं, लेकिन सत्ता जाने के बाद वैचारिक आधार कमजोर होने पर राजनीतिक दल अक्सर ऐसे ही आंतरिक संघर्षों और टूट फूट का सामना करते हैं। और बीजेपी नेता और बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व बीजेपी कार्यकर्ता ही उसका अगुवाई करेंगे। बीजेपी का नेतृत्व तो कोई नहीं करेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी का नेतृत्व करेगा, वो अपना पार्टी संभाले। तृणमूल का कोई वोट नहीं है तो ये दुर्दशा नहीं होता है। पब्लिक कृपा करके उनको 15 साल रखा है और आधा वोट मिलता था, आधा लूट करते थे। अब नहीं हुआ, लूट तो बंद हो गया है। इसलिए कौन कैसे जीत गया है, पब्लिक के वोट से जीता है, उनको स्वतंत्र होने का अधिकार है। ममता बनर्जी कहाँ से जीत के आई थी? कांग्रेस से जीत के आए कि यहाँ आई थी? सारे लोगों ने ऐसा किया है, कांग्रेस से, सीपीएम से आए थे टीएमसी में। उनके जवान पर ये बात शोभा नहीं देता। और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि भाजपा विरोधी दलों को तोड़ रही है। বিরোধীরা যাতে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি না পায় সেই নিয়ে ষড়যন্ত্র, কনস্পিরেসি, দল ভাঙানো, এমপি ভাঙানো, এমএলএ ভাঙানো, এইসব করে কোনো লাভ নেই। তারা ভেবেছিল যারা এজেন্সির ভয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বা মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যারা লড়াই করছে আমরা হয়তো চলে যাব। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता वरिष्ठ सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत दाद, सबसे पहले तो एक बात ये बताइए कि ये क्या 65, 80, 81 में से 65 लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके और बीजेपी बरगला करके अलग कर सकती है, तोड़ सकती है, जो अभी अभिषेक बनर्जी कह रहे थे, या 28 में से 20 सांसदों को अलग कर सकती है? और किस तरह की उठापटक आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में? क्या कुछ अपडेट्स देंगे? निखिल, आप समझ लीजिए, अगर किसी पार्टी का 80 में से 65 विधायक का ईडी का और सीबीआई का डर दिखा के अलग किया जा सकता है तो उस पार्टी का हाल क्या है? पहले ये तो अभिषेक बनर्जी ठीक कर ले कि इतने सारे विधायक, जो 294 विधायकों को, प्रार्थी को उन्होंने नॉमिनेट किए थे, उनमें से जो 80 जीते थे उनमें 65 के पीछे ईडी और सीबीआई लगाया जा सकता है, तो ऐसा कैसे पार्टी है? तो ये तो अलग बात है। ये कल 11 घंटा ईडी का पूछताछ के बाद जब अभिषेक बनर्जी कल का ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो उनका भी शायद सोच ठीक जगह पे नहीं था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से 28 में से 20 या 22 सांसद अलग हो गए, जिस तरीके से 80 में से 65 विधायक अलग हो गए, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के दबाव में, किसी एक इंसान को आप दबाव दे सकते हैं, 2 इंसान को, 5 इंसान को आप दबाव दे सकते हैं, लेकिन इतने सारे सांसद और विधायक जो एक एडल्ट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जिनका
सोच के ऊपर आप दबाव डाल सकते हैं। तो इतने सारे लोग दोनों मिला के 65 और 20 मिला के करीब करीब 85-90 लोग इनके ऊपर बीजेपी ने या किसी और ने दबाव डाला, इस तरह का आरोप एकदम झूठा है और ये बेबुनियाद भी है। बेसिकली जो कारण यह है कि ये जो अभिषेक बैनर्जी इतने सारे बात कह रहे हैं, उन्हीं के कारण पार्टी चलाने की उनका जो तरीका था, ये सब के कारण अभी इसके बारे में सबके सामने साफ हो गया है कि कारण क्या है। अब ये कोई एनसीपीआई पार्टी के हिस्से के हिसाब से लोकसभा में सांसद अलग होंगे या विधायक यहाँ पे जो अलग हो गए हैं वो 18 तारीख से विधानसभा चालू होने वाले हैं, वो क्या तरीका अपनाएंगे, ये उनकी बात है, वो उनके अंदरूनी बात है। वो जो दिलीप घोष ने भी बताया कि ये तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी बात है। स्पीकर विधानसभा में और स्पीकर लोकसभा में कानून के तहत जो कुछ भी करना है वो ओम बिरला साहब को और यहाँ पे रोहित बोस साहब को सोचना है, और वो भी कानून के तहत रहकर और कन्वेंशन के तहत रहकर। इसमें तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना या बीजेपी की तरफ से दबाव, ये सब जो आरोप है, ये आरोप का कोई बुनियाद नहीं है निखिल। जी, आरोप का कोई बुनियाद नहीं। फिलहाल सियासत इसको लेकर भी तेज है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।